आज हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी को लगभग 11 सिस्टम चलाते हैं। हमने बहुत सारे सिस्टम को कवर किया है। हमने अभी तक सेल के बारे में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा और हार्ट के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, है ना। ऐसे ही एक लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को इम्यून देता है, यानी कि इम्यूनिटी देता है, और जिसका काम क्या है? उसका काम किसी ऑर्गन की तरह, लिवर की तरह केमिकल प्रोड्यूस करना नहीं है, उसका काम पेट की तरह खाने को पचाना नहीं है। उसका काम केवल यह है कि हमारे बॉडी को इम्यून देना, यानी कि सुरक्षा देना, यानी कि सिक्योरिटी देना, यानी कि पूरे शरीर में अगर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन मैटर एंटर करता है तो उस फॉरेन मैटर से लड़ना हमारे इस सिस्टम का काम है। हमारी पूरी बॉडी है, लगभग 5 से 6 फीट की बॉडी होती है। इस पूरी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में सेल हैं। ये सेल, ये ऑर्गन, ये ग्लैंड्स अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बाहर का फॉरेन मैटर आकर इनको परेशान ना करे, ये काम जिम्मेदारी है हमारी इम्यून सिस्टम की, है ना। इम्यून सिस्टम जब आप ये देखेंगे, जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरी बॉडी में ब्लड फैला हुआ है, पूरी बॉडी में आर्टरीज फैले हुए हैं, पूरी बॉडी में वेन्स फैले हुए हैं। हमने देखा कि हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज के द्वारा प्योर ब्लड जाता है, हमारे पैर के नाखून तक जाता है, और वहां से हमारा वेन के द्वारा, वेना कावा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में इनप्योर ब्लड हार्ट में आता है, और फिर हार्ट के द्वारा हम उसे लंग्स, और लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो आर्टरीज पूरी बॉडी में फैली है, वेन्स हमारी पूरी बॉडी में फैली है। नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, है ना। अगर पैर के नाखून में हल्का सा कोई भी गर्म या ठंडा हमसे टच हो जाए तो हमें तुरंत उसका एहसास होता है, यानी कि वो न्यूरॉन्स के माध्यम से तुरंत मैसेज ब्रेन को जाता है और हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। कोई चीज गर्म है तो पैर को हटा देते हैं। पैर के नाखून की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैले हैं। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है। इस लिम्फेटिक सिस्टम का काम है पूरे शरीर की सुरक्षा करना। कहीं पर भी कोई सेल अगर बीमार भी हो रही है तो उस सेल को वहां से तुरंत हटाना, वहां पर नए सेल को प्रोड्यूस करना, ताकि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे। जैसे हमारे शरीर में जितनी भी सेल हैं, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, इन सब की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ है। जैसे आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 दिन की है, डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ है वो 10 से 20 दिन की है ना, और प्लेटलेट की जो लाइफ है वो 10 दिन की है। तो ये 10 दिन, 20 दिन, 120 दिन, इन सब के बाद में क्या होगा इनका? अगर हम कल्पना करें कि इन सब के डेड होने के बाद में फिर क्या होगा, तो उन सब में जब ये डेड हो जाती हैं तो ये कचरा बन जाती है, हमारे लिए वेस्ट बन जाती है, हमारे लिए विजातीय तत्व बन जाती हैं। और इन विजातीय तत्वों को, वेस्ट को बॉडी से साफ करने का काम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अगर ये काम ना करे तो ये हमारी बॉडी एक कचरे का ढेर बन जाएगी। जैसे एमसीडी अगर काम ना करे तो आप देखते हैं कि 15 दिन के अंदर हमारे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, और जबकि अगर वो डेली काम करे तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कूड़ा इतना प्रोड्यूस होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर साफ सफाई का भी काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम ही बॉडी के अंदर गार्बेज सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरे शरीर में चाहे वो आपका आर्टरीज हो, वेन्स हो, न्यूरॉन्स हो, वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करें, ब्लड सर्कुलेशन अपना प्रॉपर तरीके से काम करे। ये सब लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, यानी कि हमारे शरीर की साफ सफाई करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में फैला है। आप देखेंगे, इसका एहसास आप कर सकते हैं कि आपको छोटी छोटी नोड्स दिखाई देंगे, शरीर के अलग अलग हिस्से में छोटे छोटे नोड्स दिखाई देंगे। ये नोड्स क्या हैं? ये लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। जैसे अगर आप यहां देखें, इस लेफ्ट कान के नीचे यहां पर छोटी सी एक गांठ दिखाई देगी। अगर हम यहां देखें तो यहां पर टॉन्सिल्स दिखाई देंगे, है ना। यहां अगर हम देखें, कान के पीछे एक छोटी सी गांठें दिखाई देंगी। अगर हम यहां देखें
तो यहाँ पर एक थाइमस तो है ही है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी नोड्स दिखाई देंगे, यहाँ पर छोटी छोटी गांठें दिखाई देंगी, यहाँ दिखाई देंगे, है ना। ऐसे हमारे हमारे ग्रोइन एरिया में दिखाई देते हैं। ऐसे ये छोटी छोटी गांठें हमारे पूरे शरीर के अंदर फैले हुए हैं, पूरे शरीर के अंदर फैले हुए हैं। ये छोटी छोटी गांठों को हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड्स हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा प्रणाली में काम करते हैं, यानी कि जो लिम्फ है इनका एक जंक्शन है पूरी बॉडी में। जब पूरे ये लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिकाएं तंत्र, इनको बोलते हैं लसिका तंत्र, तो लसिकाएं जब ये फैली होती हैं तो इनका एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को ही हम नोड्स बोलते हैं। जैसे अगर मेरे को यहाँ कोई फोड़ा या फुंसी हो जाए या बाल तोड़ हो जाए तो यहाँ पर ये गांठ निकल जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये जंक्शन है, ये डिफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई चोट लग जाए या फोड़ा या फुंसी हो जाए, बचपन में ये होता था तो यहाँ की नोड्स फूल जाती थी, है ना। अगर मुझे यहाँ के हिस्से में हो जाए तो यहाँ मम्स पड़ जाते हैं, यहाँ पर कनफड़े हो जाते हैं, यहाँ पर ये टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, क्योंकि जो वायरस या बैक्टीरिया हुआ वो मुंह के अंदर से एंटर करके गया। और ये हमारे चौकीदार के रूप में इनका काम है कि किसी भी वायरस बैक्टीरिया को मुंह के अंदर से जाने से रोकें। और इसी प्रकार हमारी नाक के थ्रू यानी कि नोज के थ्रू जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास यानी कि वायुमंडल में जितने भी वायरस हैं ये भी हमारे श्वास के द्वारा अंदर जाते हैं। तो हमारा ट्रैकिया है, नेसोफेरिंग्स है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये सब का काम है कि इन वायरस वेक्टर को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए इन सब के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कोई भी वायरस आता है उसे अपने अंदर चिपका लेती है। तो पूरी बॉडी में इस तरीके के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, एक डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा इसी तरीके से फैला हुआ है जैसे आपने नर्वस सिस्टम भी देखा होगा। तभी नर्वस सिस्टम भी देखेंगे तो इसी तरीके से पूरी बॉडी में उसका असर है ना। ये लिम्फेटिक सिस्टम है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में छोटी छोटी ग्लैंड्स ऑर्गन्स काम करते हैं हमारी सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे अगर हम बात करें तो ये सुपर ट्रैक्युलर नोड है, यानी कि यहाँ छोटी छोटी गांठें हैं, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी गांठें, यहाँ छोटी गांठें। ये एडिनॉइड है, यहाँ पर छोटी छोटी गांठें, यानी कि फेस के अंदर में जो हमारे इस एरिया में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, अगर हो जाए तो उससे लड़ने के लिए है। जैसे अगर आप देखेंगे लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये भी हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या है, हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करते हैं। ये छोटी छोटी ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड्स है, यानी कि इनका काम क्या है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर एंटर कर जाता है तो लैक्रिमल ग्लैंड्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलते हैं, उन आंसू में हमारे लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या है, वो हमारे वायरस या वेक्टर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, वो सुरक्षा प्रणाली में काम करते हैं। ऐसा हमने सेल के चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। ये टॉन्सिल्स हैं, ये गले के पास है, यानी कि ये इस हिस्से में टॉन्सिल्स होते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स की समस्या होती है क्योंकि बच्चे कहीं पर भी खेलते हैं, कहीं भी कुछ भी उठाकर खा लेते हैं, कुछ भी चीजें मुंह में डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर मुंह के रास्ते से ज्यादा वायरस जाने के चांसेस होते हैं और इसी वजह से बच्चों में सबसे ज्यादा टॉन्सिल्स होते हैं। बड़े लोगों को बहुत कम सुना होगा आपने कि टॉन्सिल्स हो गई, बड़े लोगों को बहुत कम टॉन्सिल्स होने के चांसेस हैं। छोटे बच्चों को टॉन्सिल्स होने के चांसेस हैं क्योंकि वो अनहाइजीन में ज्यादा रहते हैं। हम थोड़ी सड़क पे लेट जाते हैं, बच्चे लेट जाते हैं, कोई जिद पूरी ना करो तो वो जहां है वहीं लेट के दिखा देंगे, है ना। तो उससे क्या है कि वो तरह तरीके के छोटे बच्चे जूते को मुंह में रख लेते हैं, चप्पल को मुंह में रख लेते हैं, जुराब को मुंह में पकड़ लेते हैं, तो वो अनहाइजीनिक रूप में उनके अंदर वायरस बैक्टीरिया जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अगर वो वायरस या बैक्टीरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो टॉन्सिल्स क्रिएट कर सकते हैं। टॉन्सिल्स का मतलब है, टॉन्सिल्स कोई बीमारी नहीं है, टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन, यानी कि टॉन्सिल्स के अंदर जब सूजन आ जाती है तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। यानी कि उन टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई, सूजन हो गई, वो टॉन्सिल जो हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और उनके अंदर सूजन आ गई है। सलाइवरी ग्लैंड्स है, हमारे सलाइवा के अंदर भी इतनी स्ट्रॉन्ग लाइसोसोम होते हैं कि ये अगर हम कोई खाना गलत खा लिया, हमने कोई गलत जगह का खा लिया, रेडी पटरी का खा लिया या कोई अनहाइजीन खा लिया, तो हमारे सलाइवा के अंदर भी इम्यून सिस्टम है कि उस वायरस को वहीं पर खत्म कर दें। कहते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि हमने जो खाना खाया वो अनहाइजीन था, यानी कहीं ना कहीं वो
वो गंदा था या उसके अंदर वायरस था, कुछ भी था, वो गला सड़ा था। टमाटर जो हम खा लेते हैं बाहर सब्जियों में, हल्का छोटी मोटी सस्ती चीजों से, दुकानों से खा लेते हैं, वो अनहाइजीन है और वो जाकर हमारे शरीर को खराब करता है। तो पहली जिम्मेदारी हमारे सलाइवा की है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं तो सलाइवा उसमें देखता है कि कोई वायरस तो नहीं है, तो उसे खत्म करने की कोशिश करता है, कोई ऐसा तो नहीं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग 2-3 बार चबाते हैं और उसे निगल लेते हैं। अब जो 2-3 बार चबाते हैं तो सलाइवा को अपना काम करने का टाइम ही नहीं मिला। वो टाइम कब मिलता कि जब हम उस एक नवाले को, एक कोर को, एक बाइट को 32 बार चबाते। जब हम उसे 32 बार चबाते तो वो चबाते चबाते हमारा सलाइवा उसके साथ मिक्सअप होता और वह सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है, इसमें हमारे लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर देते, तो वो खाना हमें नुकसान नहीं करता। तो हमने 2-3 बार चबाया, पेट के अंदर गया, पेट के अंदर वायरस उसका सामना नहीं कर पाया हमारा HCl, और वो पेट में फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाता है। अगर हम उसे 32 बार चबाते तो शायद वो वायरस वहीं मर जाता, उसे पेट में जाने की नौबत ही नहीं आती, है ना। तो इसलिए हमें 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे खाने को लिक्विड तो करते ही करते हैं, उसमें जो भी वायरस है उसको भी डिस्ट्रॉय करती हैं। इसी प्रकार से सबक्लेवियन वेन्स है। सबक्लेवियन वेन एक प्रकार का जंक्शन है, एक प्रकार का जंक्शन है। पूरी बॉडी में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स फैले हुए हैं, इन पूरी बॉडी में सब ग्लैंड्स का एक जंक्शन है जिसको हम सबक्लेवियन जंक्शन कहते हैं। गुरुजी ने, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने सबक्लेवियन पॉइंट इसी जंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया कि हम सबक्लेवियन पॉइंट देखकर सबक्लेवियन जंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सबक्लेवियन से हम पूरी बॉडी के दर्दों को निकाल सकते हैं, पूरी बॉडी के जंक्शन, पूरी बॉडी के दर्दों को निकाल सकते हैं। ये आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक सिस्टम, इन तीनों का जंक्शन है। पूरी बॉडी में जो हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, इन सब का हेड ऑफिस कहां है? सबक्लेवियन के अंदर है। तो सबक्लेवियन क्या है? सबक्लेवियन बोन है, जिसको हम क्लेविकल बोन, कॉलर बोन भी कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है कॉलर बोन वाला जो हिस्सा है, यहां कान से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है हमारा, ये पूरा का पूरा सबक्लेवियन जंक्शन है। जंक्शन का मतलब जहां पर बहुत बड़ी तादाद में सारे के सारे लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स आकर मिलती हैं, यानी कि उनके रास्ते आकर मिलते हैं। ये सबसे बड़ा है। इसीलिए इस पूरे जंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए गुरुजी ने कहा कि ये त्रिभुज है, यहां पर एक त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल बनता है। अगर आपने देखा हो सबक्लेवियन में, तो हम ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, तो ये अलग अलग 2 ट्रायंगल बने। ये ट्रायंगल ही सबक्लेवियन जंक्शन है। और इसको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो न केवल यह सबक्लेवियन वेन को स्टिमुलेट करता है, बल्कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और इसीलिए ऑल जॉइंट पेन, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि RA प्लस पेशेंट को, RA पॉजिटिव पेशेंट को हम सबक्लेवियन देते हैं कि जैसे ही हमने सबक्लेवियन दिया, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से फैल गया और हर सेल तक ब्लड पहुंचेगा। और हर सेल तक जब ब्लड पहुंचेगा तो RA पॉजिटिव यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को तुरंत आराम आ जाएगा, क्योंकि उसके जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, उसके जोड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई है, जो कि कार्बोनिक एसिड के रूप में है। ये कार्बोनिक एसिड कब डिसॉल्व होगा? जब वहां पर ऑक्सीजन पहुंचेगी। जीवन की शुरुआत ही ऑक्सीजन से है, तो जहां ऑक्सीजन पहुंचेगी वहां बीमारी अपने आप दूर होती चली जाएगी। जहां जहां ऑक्सीजन पहुंचती है, बीमारी वहां से निकल जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों में भी यही कहते हैं कि जब वहां पर अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया जाए, ऑक्सीजन का लेवल अगर कैंसर के पेशेंट में बढ़ा दिया जाए, तो जो डेड, जो खराब सेल है, वो अपने आप वहां से अपना जगह छोड़ देती हैं और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए वहां पर O3 थेरेपी होती है, ओजोन थेरेपी होती है, उन सभी केसेस में कामयाब होती है ना। इसी प्रकार यहाँ पर एक्सिलरी नोड्स है। एक्सिलरी नोड्स का मतलब नीचे की तरफ जो लिम्फेटिक सिस्टम आ रहा है, यहाँ पर ये काम करते हैं। ये सारे के सारे ब्रांचेज हैं, यहाँ से निकले हुए हैं। ये छोटे छोटे नोड्स, जहां पर मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे नोड्स होते हैं। कई बार आपको यहाँ नोड्स दिखाई देंगे,
ये छोटे छोटे नोड्स होते हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 तरीके की गांठें हो सकती हैं। हमारे शरीर के अंदर गांठें 3 तरीके की हो सकती हैं। पहली लिम्फेटिक नोड्स, यानी कि जो लिम्फ नोड्स हैं, मैं अगर यहां पर ये लिम्फ नोड्स है ये सूजन कर जाए तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि ये नोड कैसी है, कहीं कैंसरस तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है। तो पहले जो भी गांठें हमारे शरीर के अंदर हैं ये लिम्फेटिक हो सकती हैं। दूसरी जो नोड्स हैं, दूसरी जो गांठें हैं वो फैट की गांठें हो सकती हैं। फैट की गांठें, जो हमारा फैट अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, अगर हमारा पेट खराब है, अगर हमारे शरीर के अंदर यूडीएफ आता है, यानी कि पेट के साथ में अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल आता है, तो उसकी वजह से बनने वाली गांठों को हम फैट की गांठें बोलते हैं। और तीसरी एक्चुअल गांठें जो होती हैं, जो कैंसरस होती हैं, है ना। तो कैंसरस गांठें यानी कि जो खतरनाक गांठें हैं, वो एक्चुअल में खतरनाक हैं। तो 3 तरह की गांठें हैं। पहला हमारी लिम्फेटिक गांठें हो सकती हैं, जो लिम्फ नोड्स का हिस्सा हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को यहां पर 1-2 गांठें होती हैं, ये भी लिम्फ नोड्स का हिस्सा होती हैं, है ना। वो कई बार कोई वायरस आया तो ये फूल गई, तो दिखाई दिया, कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद ये गायब हो गई, तो हमें लगता कि यहां तो गांठ थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो पहले किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से लड़ते लड़ते स्वेलिंग कर गई, अब वो गायब हो गई, यानी कि वो अंदर अपनी जगह पे चली गई, है ना। और दूसरी गांठें जो हमारी फैट की गांठें हो सकती हैं। तीसरी गांठें एक्चुअली कैंसरस हो सकती हैं, जो खतरनाक गांठें हैं। अब कैंसरस में भी नॉन कैंसरस गांठें हो सकती हैं, जिनको बिनाइन गांठें कहते हैं, जो बनी हुई हैं, जैसे लिम्फ की गांठें हैं, जो फैट की गांठें हैं। फैट की गांठें अगर हम चेक कराते हैं तो कहते हैं कि फैट की गांठें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बनी हुई है लेकिन आपको नुकसान कुछ नहीं करेंगी, तो उनको बोलते हैं फैट की गांठें, है ना, फैट की। तो ये हमारा हो गया एक्सिलरी नोड्स, ये हमारे ऊपर के हिस्से हैं। लेटरल एरोटिक नोड्स हैं, ये इस हिस्से के लिए है, यानी पेट के चारों तरफ जो हमारी लिम्फेटिक नोड्स हैं, ये इस हिस्से के लिए हैं। कॉमन इलियक नोड्स का मतलब है कि इलियम के पास में सबसे ज्यादा वायरस बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। इलियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट भाग है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। असेंडिंग कोलोन क्या है, इसको बात को समझने की कोशिश करना। हमारे शरीर में मोशन को सबसे ज्यादा मेहनत कहां करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, वो करनी पड़ती है असेंडिंग कोलोन में। असेंडिंग कोलोन में क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। हमारा मोशन अगर ऊपर से मैं किसी भी चीज को छोड़ूं तो वो नीचे ही आएगा, लेकिन अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करूं तो मुझे प्रेशर लगाने की जरूरत है। यहां मुझे प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं अगर छोड़ूंगा तो वो नीचे ही आएगा, लेकिन यहां से अगर छोड़ूंगा तो भी नीचे जाएगा, ये ऊपर तो आएगा नहीं। तो ऊपर लगाने के लिए, भेजने के लिए मुझे प्रेशर लगाने की जरूरत है। इस प्रेशर की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां होती है, हमारे असेंडिंग कोलोन में होती है। इसलिए इलियम और असेंडिंग कोलोन के बीच का जो हिस्सा है, यानी कि जो कनेक्टिविटी का जो हिस्सा है, इलियम सिकल वाल्व जो हिस्सा है, अपेंडिक्स का जो हिस्सा है, यहां पर सबसे ज्यादा वायरस बैक्टीरिया पनपने के चांसेस है। इसलिए अपेंडिक्स हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है। वो ये देखता है कि कोई मोशन यहां इकट्ठा तो नहीं हो रहा, कि वो ऊपर ही ना जा रहा हो, तो उसलिए उस सुरक्षा के लिए ही हमारा अपेंडिक्स काम करता है, कि अगर यहां पर कोई मोशन इकट्ठा हो गया तो सड़कर हमारे को इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वहीं पर हो सकता है, यानी कि अपेंडिक्स के एरिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को अपेंडिसाइटिस हो जाता है। अपेंडिसाइटिस क्या है, कि जब इन्फेक्शन की वजह से हमारा अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, लड़ते लड़ते वो स्वेल कर जाए, तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस का मतलब इन्फेक्शन, लगातार इन्फेक्शन बने रहने से वो इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है। गुरुजी कहते हैं बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कुछ समय तक इन्फेक्शन में रहने के बाद वो इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब पेट का इन्फेक्शन लंबे समय तक रहने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है, यानी कि वो इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है।
है ना। तो कॉमन इलियक नोड्स भी होते हैं, एक्सटर्नल इलियक नोड्स हैं, डीप इग्नुअल नोड्स हैं। इग्नुअल यहां से नाम आएगा, आपको ध्यान आएगा, डीप इग्नुअल नोड्स। ये इग्नुअल वर्ड जो है एक बीमारी से भी आपने सुना होगा, इग्नुअल हर्निया। इग्नुअल हर्निया का मतलब है कि जब जो टेस्टिस या वेजाइना के ऊपर के हिस्से के पास जब वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां पर कोई गुब्बारा सा निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं इग्नुअल हर्निया। इग्नुअल कैनाल, इग्नुअल कैनाल, इग्नुअल हर्निया, इग्नुअल लिम्फेटिक एरिया, लिम्फेटिक नोड्स। क्योंकि इग्नुअल क्या है, वो एरिया का नाम है, तो उस एरिया के नाम पर यहां पर लिखा डीप इग्नुअल नोड्स। डीप इग्नुअल नोड्स का मतलब ये लिम्फेटिक नोड्स भी यहां पर हैं, जो हमारे वायरस या बैक्टीरिया से यहां पर लड़ने का काम करते हैं। इसी में अगर हम दूसरी तरफ देखें, एडिनोइड्स, मैंने बताया आपको, थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या है? थोरेसिक डक्ट अगर आपको ध्यान होगा, थोरेसिक आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचती है। लंग्स को अपने काम करने के लिए थोरेसिक आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचती है। और थोरेसिक एक एरिया है, तो थोरेसिक एरिया में यानी कि लंग्स के चारों तरफ इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम थोरेसिक डक्ट का एक काम ये करती है ना। इसी तरह थाइमस है। थाइमस तो आप लोग सब जानते हैं, हमारे दोनों निपल्स के बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ सूर्य चक्र है, उस सूर्य चक्र में हमारी थाइमस की ग्लैंड है। और ये थाइमस की ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम 100% काम करती है। इस पर किसी को किसी के ऑर्डर की से आवश्यकता नहीं होती, ये सेल्फ मोटिवेट होकर खुद निर्णय लेती है कि उसे कब काम करना है। और आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में इसके फंक्शन के बारे में पढ़ा ही था कि थाइमस से टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल, ये अलग अलग प्रकार की सेनाएं बनाती हैं। ये अलग अलग प्रकार की सेनाएं अल्टीमेटली हमारी सुरक्षा प्रणाली के लिए काम करती हैं। तो थाइमस भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो सिस्टम में काम करना पसंद नहीं करता, इसलिए हम उसे इंडिविजुअल पढ़ते हैं। मेरी बात समझे? काम तो वही है, जैसे सीबीआई है, सीबीआई भी एक अपने सिस्टम का काम है, लेकिन सीबीआई कहती है मैं कोई ड्रेस कोड में नहीं रहूंगी, मैं कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी ड्रेस में जा सकता हूं। तो सीबीआई की कोई ड्रेस नहीं है, क्योंकि अगर वो ड्रेस के साथ काम करे तो लोग पहचान जाएंगे कि भाई ये तो पुलिस वाला है। तो सीबीआई की कोई ड्रेस नहीं है, केवल और केवल उनका आई कार्ड उनकी आइडेंटिटी होती है। तो उसी प्रकार हमारा थाइमस जो है, थाइमस लिम्फेटिक सिस्टम के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप सेल्फ मोटिवेट होकर काम करता है और वो अपनी सेना खुद तैयार करता है। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, ये अपने आप में उसके वो काम लिम्फेटिक सिस्टम का ही कर रहे हैं। इसी प्रकार स्प्लीन, स्प्लीन सबसे बड़ा ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का। ये जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है, इनका सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्प्लीन है। स्प्लीन को इसीलिए पूरी बॉडी का गार्बेज सिस्टम भी कहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि साफ सफाई का काम लिम्फेटिक सिस्टम का है, तो उसी लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा स्प्लीन है। स्प्लीन के बहुत सारे काम हैं, हमारे शरीर के अंदर कचरा साफ करना, ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना, उन ओल्ड आरबीसी में से कोई यूजफुल चीजें हैं तो दोबारा से उनका यूज कर कर हमारी बॉडी के लिए नए सेल का डेवलपमेंट करना। स्प्लीन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो बच्चा जब गर्भ में मां के पेट में होता है उस समय पर ब्लड बनाने का काम स्प्लीन करता है। स्प्लीन यानी कि गर्भ के बच्चे के अंदर ब्लड बनाने का काम हमारा स्प्लीन करता है। उस समय बोन मैरो ये काम नहीं करती क्योंकि वो अनडेवलप्ड होती हैं। स्प्लीन की क्वालिटी है कि ये लगभग 250 ml तक ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर ब्लड लॉस होता है तो स्प्लीन उस ब्लड को रिलीज करती है और बॉडी की सुरक्षा करती है। स्प्लीन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो खुद बीमार हो जाए लेकिन दूसरे को अपनी बीमारी कभी ट्रांसफर नहीं करता है। आपने सुना होगा लीवर का इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर में पहुंच गया, गॉल ब्लैडर की पथरी बन गई है तो उसका इन्फेक्शन लीवर में पहुंच गया इसलिए जॉन्डिस हो गया, या हमारे ब्लड का इन्फेक्शन कहीं और पहुंच गया, एक ऑर्गन का इन्फेक्शन कहीं दूसरी जगह पहुंच गया। स्प्लीन कभी भी अपनी बीमारी को ट्रांसफर नहीं करती है। स्प्लीन एकमात्र ऑर्गन है जो अपने चारों तरफ एक
सुरक्षा कवच बना के रखती है कि मेरी बीमारी से कोई दूसरा ऑर्गन बीमार नहीं होना चाहिए। स्प्लीन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जब वो बीमार होता है तो अपने साइज को बढ़ा लेता है, इसीलिए इस बीमारी को स्प्लीनोमेगली कहते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो स्प्लीनोमेगली आ जाता है तो इसका मतलब स्प्लीन बीमार हो रही है। तो ये अपने साइज को बढ़ा लेती है बजाय कि ये अपने बीमारियों को बाहर फैलाए। तो स्प्लीन फट सकती है, लेकिन मतलब वो अपने आप खुद मर जाएगी तभी आपको बीमार करेगी। तो स्प्लीन के फटने के चांसेस होते हैं। स्प्लीन कई बार ब्लास्ट कर जाती है क्योंकि वो अपनी बीमारियों को तब तक लड़ती है जब तक वो जिंदा रह सकती है ना। तो स्प्लीन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्टमक में एचसीएल हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है। एचसीएल भी यही काम करता है कि एक देखता है कोई किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि कोई आ तो नहीं गया। अगर वो आ जाए तो एचसीएल की पावर इतनी खतरनाक है कि उस वायरस को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो स्टमक में एचसीएल हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है ना। पेयर पैचेस का मतलब इंटेस्टाइन में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, है ना। बोन मेरो ब्लड में आरबीसी बनता है। आरबीसी हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। आरबीसी का काम ही इम्यूनिटी का है, जिसमें हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी में श्वेत रक्त कणिका जिनको हम बोलते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसमें हमारा ग्रेनुलोसाइट हम ब्लड में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे काम करता है ना। इसी तरीके छोटी छोटी नोड्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, स्किन है, ये भी हमारे सब लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद करते हैं। ये कहीं ना कहीं, और गुरुजी ये कहते हैं, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी कहते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम का अगर हम काफ मसल्स में देखें तो लेफ्ट काफ मसल्स में ज्यादा लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है। ज्यादा काफ मसल्स में, लेफ्ट वाली जो काफ मसल्स हैं उसमें ज्यादा झुंड है, यानी कि जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वो लेफ्ट काफ मसल्स में हैं। इसीलिए न्यूरोथेरेपी में लेफ्ट काफ मसल घिसाई हम इम्यून सिस्टम के लिए देते हैं। केवल लेफ्ट काफ मसल घिसाई हम इम्यून सिस्टम के लिए देते हैं। और ये बहुत ज्यादा हमने इस्तेमाल करा जब दिल्ली में चिकनगुनिया की समस्या सबसे ज्यादा फैली। तो चिकनगुनिया भी क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। उस चिकनगुनिया के समय पर लेफ्ट काफ मसल घिसाई देकर हमने बहुत सारे पेशेंट को सारे शरीर में होने वाले दर्दों से मुक्ति दिलाई। तो लेफ्ट काफ मसल घिसाई हमारी इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है। राइट काफ मसल घिसाई हमारे मस्कुलर पेन के लिए दिया जाता है, हमारी काफ मसल्स पेन के लिए देते हैं, हमारे पैरों में दर्द के लिए देते हैं। लेकिन लेफ्ट काफ मसल घिसाई केवल अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करने वाला है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है और इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे सुरक्षा प्रणाली में काम करता है। और ये जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम कहते हैं कि जितना इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से हम लड़ सकते हैं, अपना उसका सामना कर सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लिम्फेटिक सिस्टम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हाइपर एक्टिव हो जाता है ना। हाइपर एक्टिव का मतलब कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है ना, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, या जैसे लंग डिजीज है, एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये जब जरूरत से ज्यादा काम करने लग जाए तो वो पागल जब हो जाता है तो हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारी इम्यूनिटी के हाइपर होने से आती है। यही इम्यूनिटी जो हमारे लिए काम करती है, जब ये हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां आ जाती हैं। उस कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो कोटिंग है, जो कवर है, उस कवर को खाना शुरू कर देती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमारी इम्यूनिटी उन न्यूरॉन्स की कवरिंग, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, उस माइलिन शीथ को खाना शुरू कर देती हैं और माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और उस डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ में हमारे न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं और हमारे मैसेज आना जाना बंद हो जाते हैं।
अगर ये इम्यून सिस्टम लो कैटेगरी में चला जाए तो एड्स जैसी बीमारियां आ जाती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी कि हमारी शरीर की कंडीशन एड्स में तब्दील हो जाती है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है 0 पर चली जाए, तो वो एड्स की कंडीशन कहलाती है। तो ये ज्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए खतरनाक है और 0 हो जाए तो भी खतरनाक है। तो यह सही समय पर सही मात्रा में काम करे, सही तरीके से काम करे, यही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। और जब तक लिम्फेटिक सिस्टम सही तरीके से काम करता है, हम किसी भी बीमारी के शिकार नहीं हो सकते। हम किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया का सामना आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो फिर आपका टाइफाइड का वायरस हो, चाहे वो मलेरिया का वायरस हो, चाहे वो फिर क्यों ना कोरोना का वायरस ही क्यों ना हो, हम इन सब का सामना आसानी से कर सकते हैं अगर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है। न्यूरोथेरेपी में हमारा एक पूरा वायरल फॉर्मूला है। हम न्यूरोथेरेपी में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इस लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हम अलग अलग तरीके से इन लिम्फेटिक पॉइंट्स को, इन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। धन्यवाद।